नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और नए वित्त वर्ष के साथ आपको अपने टैक्सेस से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले लेने होंगे, जिनमें सबसे पहले होगा चुनाव। ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम के बीच आपके लिए कौन सी टैक्स रेजीम अब सही है और किस रेजीम में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जानेंगे हम आज के खास टैक्स एक्सपर्ट से। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। इस बार ओल्ड टैक्स रेजीम चुना जाए या फिर न्यू टैक्स रेजीम बेहतर साबित होगा, इस सवाल को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैक्स छूट ऐलान के बाद जहां कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, तो वहीं कई लोग न्यू और ओल्ड टैक्स रेजीम में उलझते नजर आए। ऐसे में किस टैक्स स्लैब के लिए कौन सा रेजीम होगा बेहतर, ये जानने की जरूरत है। अगर कोई न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स छूट हासिल नहीं होगी। वहीं अगर कोई ओल्ड टैक्स रेजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करेगा तो उसे इनकम टैक्स भरते वक्त इन्वेस्टमेंट पर भी छूट हासिल हो सकती है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में नई टैक्स रेजीम को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। आपको एक उदाहरण के जरिए नए टैक्स रेजीम का कैलकुलेशन समझाते हैं। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, अब इसे भी समझ लीजिए। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की सैलरी पर 5% टैक्स लगेगा, जो करीब 15,000 रुपए होगा। 6 से 9 लाख की आय पर 10% टैक्स देनदारी होगी, यानी 30,000 रुपए टैक्स चुकाने होंगे। वहीं 9 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स लगाया गया है, यानी 15,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर 60,000 रुपए टैक्स के चुकाने होंगे। नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा देकर टैक्स रिबेट की सीमा 2 लाख रुपए बढ़ा दी गई, तो ओल्ड रेजीम को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए प्रावधानों के साथ नई कर व्यवस्था वाकई टैक्स पेयर्स को पैसे बचाने में मदद करेगी? क्या अब हर सैलरीड टैक्स पेयर को खुद को पुरानी टैक्स व्यवस्था से किनारा कर लेना चाहिए? क्या नई टैक्स रेजीम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी? पुरानी टैक्स रेजीम किन के लिए बेहतर है? न्यू टैक्स रेजीम में कौन से डिडक्शन शामिल हुए हैं? ये चंद सवाल ऐसे हैं जिसने सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स की उलझन बढ़ा दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था सही है, किसे नई टैक्स रेजीम में आने का फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हम आज की खास मेहमान का। गौरी चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट, और हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। स्वागत है गौरी आपका इस खास शो पर। धन दौलत पे एक बार फिर से हम टैक्स की चर्चा करेंगे, जो कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है और सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरा सब्जेक्ट होता है। और बात हो रही है क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और टैक्स रेजीम में अब चुनाव करना है, क्योंकि आज से ही इनफैक्ट 1 अप्रैल से अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंसमेंट्स किए थे न्यू टैक्स रेजीम में चेंजेस के, वो लागू हो जाएंगे। तो अब ये चुनाव सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सबसे पहले आप ये बताइए हमारे को कि, और हमारे सभी दर्शकों को भी, कि जो नए टैक्स रेजीम में चेंजेस अनाउंस किए गए हैं उनमें क्या कुछ अहम चीजें बताई गई हैं? देखिए, जो न्यू टैक्स रेजीम है, एक तो वो जो आपके चेंजेस इस बजट में अनाउंस किए हैं वो आपके 1 अप्रैल से आपके ऊपर लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी रिटर्न आप अगले साल यानी कि जून जुलाई 2024 में भरेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। आपकी रिबेट को बढ़ाया गया है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू रेजीम में, और ये कुछ खास चेंजेस हैं। स्लैब रैशनलाइज किया है, जिसमें रेट थोड़े कम किए हैं ताकि ज्यादा लोग इसको ऑप्ट करें, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि न्यू रेजीम एक तरह से फेल हो रही थी, ज्यादा लोग ऑप्ट नहीं कर रहे थे। तो थोड़ी सी ल्यूक्रेटिव बनाई गई है न्यू रेजीम। अब इस साल पता लगेगा कितने लोग ऑप्ट करते हैं इस स्कीम को। बिल्कुल, ये सवाल तो सबसे बड़ा है और सरकार भी इस चीज को देखेगी कि क्या नई स्कीम में जितने अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिए हैं, क्या उसे ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपनाते हैं या नहीं। लेकिन एक स्टेटमेंट आया था फाइनेंस मिनिस्टर का कि न्यू टैक्स रेजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रेजीम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है?
क्या इसका मतलब ये है कि पुरानी टैक्स रिजीम अभी अवेलेबल नहीं होगी, या फिर वो भी विकल्प मौजूद रहेगा लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आपको पहली चॉइस दी जाएगी तो वो न्यू टैक्स रिजीम की होगी? देखिए, इसमें सरकार ये कहना चाह रही है कि जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आप न्यू रिजीम की कैलकुलेशन को देखेंगे अपने सामने और उसके बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते। ओल्ड रिजीम आप अभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, उसको जाके ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप न्यू रिजीम नहीं लेना चाहते, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको पहले श्योर होना है कि आपको कौन सी रिजीम सिलेक्ट करनी है। ये बात है सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि सैलरीड क्लास के पास ऑप्शन है कि वो हर साल अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक साल ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल न्यू ले लें, जो जिस साल में बेनिफिशियल लग रहा है वो ले सकते हैं। लेकिन बिजनेस वाले हर साल नहीं कर सकते। बिजनेस वाले एक बार अगर न्यू रिजीम में आ गए तो एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बार बार हर साल वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जब आप रिटर्न भरेंगे तो जो कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने आएगी वो आपकी न्यू रिजीम की आएगी। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, तो अलग से आपको ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना होगा। ठीक है। अब सवाल ये भी आता है गौरी कि आखिरकार सरकार ये चाहती क्यों है कि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए? सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जब लोग फोर्स्ड होते थे टैक्स बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पैसा घर से फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए तो फायदा हो ही रहा था। लेकिन अब जब डिडक्शंस को हटा दिया जाएगा, एग्जेम्पशंस को हटा दिया जाएगा, तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा। वो उसे सेव करें या ना करें, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल तो है नहीं। तो ऐसे में सरकार की मंशा क्या है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, इसमें दो चीजें हैं। जो ओल्ड रिजीम है उसमें डेफिनेटली फोर्सफुल आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, आप जबरदस्ती आप इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस हैं। हम एक आम आदमी से पूछे तो उसको 80C 80D पता होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पता होती है, कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होता। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतने सारे सेक्शंस। अगर आप ओल्ड रिजीम में देखें, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे सेक्शंस हैं, उसमें कितने सारे क्लॉजेज हैं, उसमें कितना कुछ इन्वॉल्व है। तो जो सरकार की मंशा है वो ये है कि न्यू रिजीम लाए, इन डिडक्शंस को हटा दे और जो टैक्स कैलकुलेशन है उसको थोड़ा इजी कर दे। हाँ, इसमें नुकसान है कि जो आप जबरदस्ती एक इन्वेस्टमेंट करते थे और अपना आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो जाता था उस इन्वेस्टमेंट की वजह से। और दूसरी चीज ये भी नुकसान है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अभी भी करेंगे, जिसकी आपको डिडक्शन मिलती थी। जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस है, वो आप पहले भी देते थे, अभी भी देते थे। पहले आपको उसकी डिडक्शन मिलती थी, अब आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पीएफ आपका पहले भी कटता था, अभी भी कटेगा। पहले डिडक्शन मिलती थी, अब न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। तो कुछ नुकसान है न्यू रिजीम के, लेकिन आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है उसको इजी कर देती है। और मेरा मानना यह है कि जो सरकार चाहती है, ऑल्दो मैं नहीं बोल रही कि न्यू रिजीम बेटर है या ओल्ड बेटर है, वो तो कंपैरिजन करके ही पता लगेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कि जो ओल्ड रिजीम है उसको खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ न्यू रिजीम रखी जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये फेड आउट हो सकती है ओल्ड रेजिम, और नई रेजिम की तरफ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो झुकाव है वो सरकार कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अडॉप्ट करें। अभी तक अगर देखा जाए गौरी, जब से ये टैक्स के नए चेंजेस नहीं लागू हुए थे तब तक तो केवल 5 से 10% लोगों ने ही शायद इसे अडॉप्ट किया था। लेकिन अब ये जो चेंजेस आ गए हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कौन से टैक्स स्लैब के लोग ज्यादा से ज्यादा इसे अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब जो 5 से 10% लोगों ने ऑप्ट किया था न्यू रिजीम, अब हो सकता है ये नंबर बढ़ के कहीं 40-50% तक आ जाए। इसमें दो तरह के लोग ऑप्ट करेंगे। पहले तो ये वो लोग जिनकी जो 80C 80D और जो बेसिक आपको डिडक्शंस मिलती हैं वो क्लेम ही नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसा ज्यादा रहे और वो इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कई सालों तक आपका पैसा ब्लॉक रखती हैं, तो उसमें करना चाहते ही नहीं हैं। दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे सेक्शन में उनको डिडक्शन मिलती है, लेकिन वो इतनी कम है कि अब जो नए टैक्स स्लैब्स रिलीज किए गए हैं उसमें उसके बाद भी उनको टैक्स बच रहा है, तो वो डेफिनेटली ओल्ड रिजीम में नहीं जाएंगे। हालांकि ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अलग अलग स्लैब्स पे, अलग अलग डिडक्शन के अमाउंट पे, कि किसके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। एक जनरल स्टेटमेंट देना गलत होगा, क्योंकि ये हर केस टू केस डिफर करेगा। ठीक है,
ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से केस टू केस ही डिफर करेगा और कहां पर बेनिफिट होगा, कहां नहीं होगा, और उसके हिसाब से देखना होगा कि कितने लोग इसे अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अभी समझते हैं, बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको अभी तक क्लियर नहीं होगा कि आखिरकार ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो पहले हम सारे दर्शकों को ये भी बता देते हैं। तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत जो स्लैब्स हैं इनको समझिए। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए तक की है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको शून्य टैक्स, जीरो टैक्स देना होता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आपके ऊपर 5% तक के हिसाब से टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की कैटेगरी में अगर आपकी इनकम है तो 20% तक का टैक्स लगता है। और खास तौर पर अगर आप देखें 10 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% तक का टैक्स भरना होता है। अब आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जो चेंजेस सरकार ने अनाउंस किए हैं बजट में और अब जो लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2023 तक। अगर आप देखिए तो इसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो इस पर नील टैक्स होगा, जीरो टैक्स आपको देना है। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% तक के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए के इनकम पर 15% तक के हिसाब से टैक्स लगता है और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% तक के टैक्स स्लैब में रखा जाता है। अब गौरी जी, देखा जाए तो टैक्स रिजीम में, खासतौर पर न्यू टैक्स रिजीम में जो चेंजेस किए गए हैं, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जो टैक्स रिबेट है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी है। और लेकिन जो कंफ्यूजन यहाँ आती है कि जब हमने टैक्स स्लैब्स को देखा तो 0 to 3 लाख रुपीस की इनकम पे 0% टैक्स होता है। तो इन दोनों के बीच में काफी कंफ्यूजन है, ये पहले क्लैरिफाई कीजिए। जी साक्षी, ये तो कंफ्यूजन आई थिंक हमेशा रहेगी। जब 5 लाख की रिबेट सरकार ने की थी तब भी ये कंफ्यूजन आई थी, अब 7 लाख की है तब भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है, इनफैक्ट आप इसको 7.5 लाख समझिए क्योंकि 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रही है। तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के नीचे है तो आपका जितना टैक्स है, टैक्स जरूर बनेगा, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स बनेगा लेकिन वो सरकार माफ कर देगी, आपसे टैक्स नहीं लेगी, तो आपको रिबेट दे देगी। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख के ऊपर जाएंगे, और अगर हम आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूड कर लें तो 7.5 लाख के ऊपर जाएंगे तो आपका जो मीटर है वो 3 लाख से शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर आपका स्लैब 3 लाख से शुरू होगा और 3 से 6 और ऐसे करते करते आपको टैक्स देना होगा। तो 7 लाख की जो लिमिट है वो बहुत क्रूशियल लिमिट है, आपको उसके नीचे कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जाएंगे तो 3 लाख से आपका स्लैब शुरू हो जाएगा और आपको टैक्स देना है। तो ये रिबेट का मतलब है। और ओल्ड रिजीम में ये रिबेट अभी भी 5 लाख है। तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि अगर किसी की इनकम 7.5 लाख है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड रिजीम में जाएगा नहीं, वो न्यू ही रिजीम में जाएगा। और वो जैसे ही 7.5 लाख के नीचे आता है तो उसको जितना टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। और एक बात तो आप गांठ मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 7 से 7.5 लाख रुपए से नीचे है तो डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको यहां पर टैक्स नहीं देना है। तो अगर आपकी इनकम स्लैब इससे कम है तो डेफिनेटली आपके लिए आसान ऑप्शन है न्यू टैक्स रेजिम का। लेकिन ये वाले पॉइंट को एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर 7.5 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज्यादा इनकम हुई, मान लीजिए किसी की 7,60,000 है, तो उनके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है? तो उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लग रहा है। और इस पे मैं जो सरकार से उम्मीद करती थी कि वो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आए जो सरचार्ज में होता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 1 रुपए से भी ऊपर जाती है तो आपके ऊपर हजारों का टैक्स लग जाता है, क्योंकि आपका जो स्लैब रेट है वो 3 लाख से शुरू हो रहा है। तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। इनकम हल्की सी बढ़ रही है और टैक्स इतना सारा बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है एसएससी को। तो इस केस में तो जो एम्प्लॉई है वो कहेगा मुझे ज्यादा सैलरी दो ही मत, मैं कम सैलरी में ही खुश हूं। तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, जो अभी तक बजट में अनाउंस नहीं हुआ है। सरकार वो नहीं लेके आई है। आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि सरकार इसमें कोई रिलीफ देगी। तो चलिए, अब आपको 2-3 चीजें तो अभी से ही क्लियर हो गई हैं कि नए टैक्स रेजिम में आपको स्लैब्स किस तरीके से डिवाइडेड है, क्या क्या आपको स्लैब्स में टैक्स प्रतिशत आपको देना पड़ रहा है, ये भी आपको पता चल गया। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो टैक्स रिबेट है 7 लाख रुपए तक कर दी, ये भी आपको पता चल गया। प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा 50,000 रुपए का एडिशनली जो आपको यहां पर मिल रहा है, ये भी पता चल गया। और इसके अलावा भी कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं? जी साक्षी, इसके अलावा एक और चेंज है कि जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपकी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में अभी भी ये 2.5 लाख है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो स्लैब है वो 2.5 लाख से शुरू होता है, और अगर आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपका जो स्लैब है वो 3 लाख से शुरू होता है।
ठीक है। अब गौरी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों टैक्स स्लैब्स में से या फिर दोनों रेजिम्स में से किस बेसिस पर आपको चुनाव करना है? तो कोई थंब रूल है जिससे डिसाइड हो सकता है आसानी से कि मेरे लिए कौन सी बेहतर है? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपके देखिए, अपने अगर clients आपकी को? इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, एक एवरेज 10, 12, 15 लाख की इनकम की हम बात करते हैं, तो उस केस में अगर आपकी डिडक्शंस बहुत सारी हैं, यानी कि आप 80C भी ले रहे हैं, 80D भी ले रहे हैं, हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी ले रहे हैं सेक्शन 24 में, तो ज्यादा चांस है कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर होगी, न्यू नहीं होगी। लेकिन कोई भी ऐसे जनरल स्टेटमेंट देना कि आपके केस में न्यू बेटर है ओल्ड या ओल्ड बेटर है, वो गलत होगा। उसके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, जिसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी है, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, वो आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करके बता देगा। अगर नहीं तो आप अपने जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जिनसे भी आप अपनी रिटर्न भरवाते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन से रिजीम बेटर है। लेकिन ये जो देखना है आपको कि कौन से रिजीम बेटर है, ये साल की शुरुआत में ही देख लेना चाहिए। बाद में करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है टीडीएस ज्यादा कट जाए, हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी हो और वो साल की शुरुआत से शुरू करने का अब जो बेनिफिट है वो आप लूज कर दें। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपको एक बार देख लेना है कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। जी हाँ, और यही कारण है जिसकी वजह से हम ये शो इस समय पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल आने ही वाली है और आप एकदम पहले से ही तैयार रह सकते हैं। टैक्सेस को ज्यादा से ज्यादा सेव करने के लिए आपके पास कहां पर ऑप्शंस हैं, उसे एक्सप्लोर कीजिए। आप अपने भी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर सकते हैं। और अब वक्त है जनता के सवालों को लेने का। गौरी, बहुत सारे सवाल टैक्स को लेकर हमारे पास आए हैं जनता के, और ढेर सारे सवालों में से कुछ एक सवाल हमने चुने हैं जो कि आप इस शो पर बता सकती हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, ये रवि का सवाल है। नोएडा से आपसे जानना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो एक सीनियर सिटीजन है, 10 लाख रुपए की उनकी इनकम है, तो ऐसे में कौन सी रेजिम में उनको टैक्स सेविंग का सबसे ज्यादा फायदा होगा? देखिए, इस केस में डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास कोई खास डिडक्शंस नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है। लेकिन अगर आपके पास डिडक्शंस हैं, काफी अच्छे अमाउंट की डिडक्शंस हैं, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर हो सकती है। तो आपको देखना यह है कि आप कितनी डिडक्शंस अपनी अवेल कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी अवेल नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपको कैश इन हैंड ज्यादा चाहिए क्योंकि डिडक्शंस के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं पे, तो आप न्यू रिजीम में जाइए। आपका अगर टैक्स थोड़ा सा ज्यादा भी जाता है ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस क्लेम करने के बाद, तो आपको पैसा हाथ में ज्यादा रहेगा। तो आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी और ये देखना होगा कि आपको पैसा हाथ में ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको टैक्स बचाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ले लेते हैं। ये मीना का सवाल है दिल्ली से। वो जानना चाह रही हैं आपसे कि वो हाउसवाइफ हैं और ऐसे में उनको सिर्फ रेंटल इनकम मिलती है जो घर उन्होंने किराए पर दे रखा है। ऐसे में कौन से टैक्स रेजिम से उनको फायदा होगा? देखिए, जो रेंटल इनकम होती है आपकी, उसमें जैसे आपको सपोज करिए 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम मिली है, तो 30% तो उस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि आपको 30% के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, और जो आप म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो भी आपका माइनस हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि आपको 70,000 रुपए टैक्स देना है। अब और ये 1 महीने की अगर बात है तो 70,000 इंटू 12 कर देंगे हम, या जितना भी आपको रेंट आता है 1 महीने में उसको इंटू 12 करके। तो ये जो अमाउंट है ये आपका स्लैब रेट पे जाएगा, इसका कोई फ्लैट रेट नहीं है। तो स्लैब रेट पे जाने का मतलब ये है कि आपका स्लैब 2.5 या 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से रिजीम में हैं उससे स्टार्ट होगा। तो इस केस में भी आप अगर ज्यादा डिडक्शंस क्लेम करते हैं, जैसे 80C, 80D, हाउसिंग लोन या कोई डिडक्शन है आपके पास, तो ओल्ड रिजीम बेटर होगी। और हो सकता है कि डिडक्शन आपके पास कम हो, तो आपके लिए जो है न्यू रिजीम बेटर होगी। डिपेंड करता है कि आपकी रेंटल इनकम कितनी है और आपके डिडक्शंस का अमाउंट कितना है, जिसके लिए आप खुद से ये कैलकुलेट, वो जो कैलकुलेटर अभी बताया गया है आप लोगों को, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं मीना जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। अगला सवाल लेते हैं। ये अरुण का सवाल है, पुणे से आपसे जानना चाहते हैं कि क्या न्यू टैक्स रेजिम चुनने के बाद अगले साल फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच किया जा सकता है? अब इसमें देखना यह है कि आप सैलरीड हैं या आप बिजनेस क्लास हैं, यानी कि आप बिजनेस प्रोफेशन में काम करते हैं। अगर तो आप सैलरीड हैं, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, आपका जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 में कटता है, तो उस केस में आप हर साल चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस साल आपने ओल्ड रिजीम लिया, अगले साल आपको न्यू बेटर लगी, आपने न्यू ले लिया, उसके अगले साल आपको फिर से ओल्ड अच्छी लगी, आपने ओल्ड ले लिया। टोटली योर कॉल, आपको
कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं, या जैसे आपका खुद का ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई प्रोफेशन है जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, अपनी प्रैक्टिस है, तो उस केस में आप हर साल चेंज नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपने एक बार न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली तो एक बार आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन हर साल आप सोचें कि आप बदलते रहेंगे, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का भी जवाब मिल गया हो, तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से ही यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अगला सवाल लेते हैं, ये सीमा का सवाल है, ये पटना से आपसे जानना चाह रही हैं कि अगर किसी की 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम हो, ऐसे में कौन सी रेजिम फिर बेहतर रहती है? देखिए, फिर से ये डिपेंड करता है कि आपके डिडक्शंस कितनी है। अगर तो आपकी डिडक्शंस काफी हैं, तो आप तो आराम से 5 लाख के नीचे आ जाएंगे, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो न्यू रिजीम है उसमें आपकी जो ये 7 लाख की लिमिट है, वो आप शायद उससे ऊपर होंगे, क्योंकि आपको ये 7 लाख तो बिना डिडक्शन के देखनी है, आपको न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन तो मिल नहीं रही है। तो अगेन इट विल डिपेंड कि आपके डिडक्शंस कितनी है। अगर आपकी डिडक्शंस अच्छी खासी हैं तो ओल्ड रिजीम, नहीं है तो न्यू रिजीम। ठीक है, तो ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। अगर 6 से 9 लाख रुपए तक की कैटेगरी में अगर आप हैं, तो अगर आप डिडक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को 5 लाख रुपए से नीचे ला सकते हैं, उसके ऊपर उस टैक्स स्लैब में ला सकते हैं, तो आपको पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप जरूर डिसाइड कीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम जनता के सवालों में से। ये आशीष का सवाल है, चंडीगढ़ से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम चुनने पर भी कौन से निवेश को कंटिन्यू करना चाहिए जो कि वो ओल्ड टैक्स रेजिम में कर रहे थे? आशीष, देखिए, जो आपके कुछ खर्चे और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपकी होंगी ही होंगी, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपका पीएफ कटेगा ही कटेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो ट्यूशन फीस जाएगी जाएगी, आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है जो सबसे जरूरी मानी जाती है, वो आपका उसका प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो जाएगा ही जाएगा। तो उन सब चीजों को आप मत रोकिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रोकना गलत होगा। बट आप ये सोचें कि आपको उसमें कोई फायदा मिलेगा न्यू रिजीम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनको रोकिएगा मत, ये आपके लिए वैसे बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए हो और बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली हो। और इसके बाद भी हम लगातार टैक्सेशन के ऊपर अलग अलग शोज करते रहेंगे, जिससे पीरियोडिकली भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके हो तो आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, जुड़े रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर लगातार कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस तरीके के शो से और आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार उन सभी सवालों के जवाब देकर बहुत सी क्लैरिटी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, इस खास शो को यही समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.dollar@gntv.com पर। तब तक के लिए नमस्कार।